अस्सलाम वालेकुम। लेट मी शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज हम तीन बड़ी खबरों पे फोकस कर रहे हैं। पहले तो गाजा को तबाह करने के बाद इजरायली बर्बरियत अब मकबूजा मगरबी किनारे को निशाना बना रही है। वहां पे फलस्तीनियों का कत्ले आम तेजी से जारी है। तीनियों के साथ जो बर्बरियत जारी है वहां पे उसके ऊपर दर्जनों के हिसाब से लोग शहीद हो गए हैं, फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं पिछले 24-48 घंटे में। यह सिलसिला पिछले एक साल 1.5 साल से जारी है, एक्चुअली उससे ज्यादा से जारी है। मगर जो तेजी पकड़ी हुई है इसने गाजा के बाद, क्योंकि गाजा के अंदर जो चीज हो रही थी पूरी दुनिया का फोकस उधर था और बिल्कुल नंगा होके इजराइल वहां पे कत्लो गैरत शुरू की भी थी। दूसरी जानिब वेस्ट बैंक के अंदर, मकबूजा वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली यहूदी सेटलर, वो लोग जो इलीगली इंटरनेशनल बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वहां पर रिहाइश पजीर है इजरायली, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, कनाडा से, स्पेन से, इटली से, वो उधर पहुंच के उन्होंने कब्जा किया हुआ है फलस्तीनी जो 1967 बॉर्डर्स के अंदर जो एरियाज हैं उन एरियाज के ऊपर। तो वहां पे वो कत्ल और अपनी बर्बरियत उन्होंने इस तरह फैला दी है कि कोई पुरसान हाल नहीं है उधर। और पिछले 24 घंटे के अंदर 5 और लोग शहीद हुए। जो शहादतों की तादाद है उसके ऊपर आप ये अंदाजा लगाएं कि वहां पे एयर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। और स्पेशली जो जनीन का एरिया है शिमाल के अंदर जो है वेस्ट बैंक के अंदर, अगर आप को अंदाजा है कि वो कैसा एरिया, वेस्ट बैंक का जो एरिया है अगर आप देखें पॉक मार्क है, स्विस चीज नहीं होती उस तरीके से पनीर की तरह उसे काटा हुआ है कि कोई भी एरिया फलस्तीनियों का वो एक दूसरे से ज्वाइन ना कर सके, उसके बीच में उन्होंने दीवार घुसाई हुई है। मैं गया वहां उधर, मैंने देखा हुआ ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, चेक पॉइंट सेपरेट करते हैं। पहाड़ियों के ऊपर या हिल्स के ऊपर मुकीम जो है वो दहशतगर्द, ये यहूदी दहशतगर्द हैं, सेटलर, और ये बेसिकली टारगेट करते हैं जाके नीचे विलेजेस के अंदर जहां पे फलस्तीनी राइश पजीर हैं, उनके क्रॉप्स जलाते थे पहले, जो जैतून की के दरख्त थे, कदीम दरख्त, उनको काटते थे। तो उन किसी भी तरीके से फलस्तीनियों को अपने लैंड से, अपनी जमीन से हटाने की कोशिश के अंदर। मगर अब क्योंकि जंगबंदी हुई गाजा में और नफरत इतनी बढ़ चुकी है यहूदियों के दिल में, वहां पे इजरायली यहूदियों के दिल में फलस्तीनियों के लिए, कि उन्होंने अब हर किसी को जो भी उन्हें नजर आ रहा है मार रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि एक 4 साल 5 साल बच्ची को मारा गया खाना खाते हुए, फैमिली खाना खा रही थी और गोलियां चली और वो मर गई। उसके बाद टीनेजर्स को मार रहे हैं, 15 साल 14 साल 17 साल के लड़कों को मारा जा रहा है सड़कों के ऊपर। घर के बाहर खड़ा हुआ बच्चा, जो वीडियोज आ रही हैं सीसीटीवी के ऊपर, गोली लगती है उसे इजरायली स्नाइपर की, वो गिरता है पेट के अंदर और उधर ही वो शहीद हो जाता है। और अब जनीन के ऊपर तो लग रहा है कि गाजा एक नया बन रहा है। वहां पे भी जनीन के अंदर एक रेफ्यूजी कैंप है, जनीन के अंदर, अगर आपको अंदाजा ना हो। यहां तक के है तो वो फलस्तीनी एरिया, मगर जो इसराइल से फलस्तीन निकाले गए बेसिकली हैं तो सभी रेफ्यूजी ना। वेस्ट बैंक के अंदर जो रिहाइश पजीर हैं, राम अल्लाह के अंदर, तुलकरैन के अंदर और एरियाज के अंदर, वहां पे तो कुछ लोग हैं जो वहां से सदियों से रहते आ रहे हैं। मगर ऐसे भी लोग हैं जो इसराइल से निकाले गए, याफा से, जो अब टेल अवीव है, और दीगर एरिया से, और उनको बेसिकली फेंका गया। वो आके या तो गाजा पहुंचे या वो वेस्ट बैंक के अंदर आके इधर पहुंचे, जो जिनको इस पूरे एरिया से जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट और जगहों पे नहीं फेंका गया, अंदर ही इन्हीं एरियाज के अंदर वहां पे भी रेफ्यूजी कैंप्स उठ के आ गए। और जेनिन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमास के लिए भी, और ये जो ऑक्यूपेशन है इसके खिलाफ। तो तकरीबन 3,000 फैमिलीज, यानी एक फैमिली को भी अगर आप लगा लें, एक फैमिली के अंदर 6 बंदे होंगे, 7 बंदे होंगे, तो आप उससे ज़रब कर लें कि 3,000 फैमिलीज को नकल मकानी करनी पड़ी है उन एरियाज से। और 16 लोगों को जेनिन के अंदर ही मार दिया गया है, और इसके अंदर एक बच्चा भी शामिल था जिसको सीधा सर के अंदर गोली मारी गई। तो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2024 जुलाई के अंदर उसने ये कहा था कि इजरायली गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं यहाँ पे ये एक
क्राइम है बेसिकली, या क्राइम हो सकता है, और कहा था कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, मगर ये चीज़ रुकी नहीं। तो पिछले एक साल के अंदर वेस्ट बैंक के अंदर ही तकरीबन 500 के करीब कम से कम लोग शहीद हो चुके हैं, सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर। हम गाजा की बात नहीं करें, गाजा के अंदर तो सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग शहीद हो चुके हैं, मगर सिर्फ वेस्ट बैंक के अंदर सिर्फ आपके 500 के करीब लोग शहीद हो गए, और वहां पे कोई एंड इन साइट नहीं है। अच्छा, जोर लग रहा है अभी भी कि आप गाजा से जो लोग, बेसिकली गाजा तो फ्लैटन हो चुका है ना, जिस मैंने पहले जिक्र किया, आप जाके शो चेक कर सकते हैं। तो वहां से प्रेशर दोबारा जारी है इजिप्ट और जॉर्डन के ऊपर कि आप फलस्तीनियों को लें, अपने मुल्क के अंदर दोबारा लें और यहां से निकालें इन्हें बेसिकली। मगर अब एक जॉइंट स्टेटमेंट शाया किया है अरब लीग ने और इजिप्ट और जॉर्डन और कतर और सब और दीगर ममालिक ने, जो कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, हम इसे कबूल नहीं करते। तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन डेफिनेटली पैदा हो रही है। बातचीत चल रही है अभी भी ट्रंप की, और सीसी की बात हुई फॉर एग्जाम्पल, और लोगों की। मसला यह है कि अरब ममालिक जो हैं वो एक ऐसे फ्रेमवर्क और एक ऐसे स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं जो बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन और दूसरे जंग अजीम के कॉम्प्रोमाइज के बाद, और उस कॉम्प्रोमाइज के स्ट्रक्चर जो है, जिसकी वो पूरी दुनिया की रिलेशंस, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा जो भी है स्ट्रक्चर, जो सेटअप है, उस आर्किटेक्चर के बुनियाद के ऊपर है ज़ायनिज़्म। और ज़ायनिज़्म अब एक ऐसे लेवल पे आ गया, एक ऐसी जगह पे आके रुक गया है कि वो कहता है या तो मैं हूं या कोई नहीं है। मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है। और इसी एक बेसिकली आप क्या कह लें, एक इनजस्टिस हो गई, नाइंसाफी की बुनियाद पे अब ये चीज फट के आ रही है, और मेरे ख्याल से ये जंग फैलेगी, ये जंग मिडल ईस्ट से फैलेगी, और ये जंग अंदरूनी तरीके से, एक तरीके से फैलेगी, क्योंकि मिस्र के अंदर वहां पे भी एक बर्बरियत, एक फस्तायत का माहौल है। अब्दुल फताह अल सीसी कोई ह्यूमैनिटेरियन तो है नहीं, उसने क्या किया अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के उसने भी गोलियां चलाई थी, उसने भी मैसेकर किया था तहरीर स्क्वायर में 2013 में, और वो भी यहाँ पे सिर्फ अमरीकी बैकिंग की वजह से है। अभी जो उन्होंने यूएस एड कट की है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ दो ममालिक को छोड़ा है, एक इसराइल को और एक मिस्र को। और मिस्र को भी इसलिए छोड़ा है क्योंकि मिस्र ने जो इजरायली ये बर्बरियत और ये कत्ल जारी रहा है पिछले 16 माह से गाजा के अंदर, इजिप्ट ने आराम से पीछे बैठ के, यानी कुछ नहीं होने दिया, दरवाजे उसने बंद रखे क्योंकि इजराइल ने खोलने नहीं दिए, मगर अब वो चिल्ला रहे हैं कि हम इनको नहीं लेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अच्छा, एक तरफ ये जंग का माहौल फट रहा है इजराइल के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर, मकबूजा वेस्ट बैंक के अंदर, तो दूसरी जानब सीरिया के अंदर एक हाल पिछले 24-48 घंटे के अंदर ये खबर मैंने रिपोर्ट की थी कि पहले तो आए कतर के अमीर, और अब MBS जी वो मिल रहे हैं अल शर्रा साहब से, और एक बड़ी सिग्निफिकेंट ये मीटिंग है क्योंकि सऊदी अरब का जो इन्फ्लुएंस है और पोजीशन है पूरे अरब ममालिक के अंदर और सुन्नी अरब ममालिक के अंदर, वो बहुत अहम है, और यहाँ पे सिग्नल देता है कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं अल शर्रा। तो एक अहम चीज होगी। और एक और याद रखें, जुलानी अल शर्रा वो भी रियाद में पैदा हुआ था, बाय द वे, उसके वालिदैन जो थे उसके रियाद में थे जब अल शर्रा पैदा हुआ। तो MBS भी रियाद में पैदा हुआ था, तो और दोनों की एज भी मेरे ख्याल से 3 साल का डिफरेंस है दोनों की एज के अंदर, या तो अल शर्रा बड़ा है 3 साल या MBS बड़ा है 3 साल, और दोनों अपना यानी ऑब्वियसली एक सर्टन जनरेशन के मर्द हैं, अरबी हैं, दोनों रियाद में पैदा हुए। तो एक कन्वर्जेंस है, मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि आएगी सामने। आप देखते हैं उनकी मुलाकात शेख तमीम के साथ तो बड़ी अच्छी रही अल शर्रा की, अब देखते हैं कि MBS के साथ उनकी मुलाकात कैसी जाती है, मगर डेफिनेटली एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रिप ऐसे वक्त में जब ये जंग के बादल जो हैं इस पूरे खित्ते के अंदर वो बढ़ रहे हैं। इस पे भी निगाह रखेंगे आपके लिए ऑब्वियसली, बट डेफिनेटली वेरी सिग्निफिकेंट ट्रिप। आखिर में, और ये ऑब्वियसली चीज, ये कहानी, ये कथा चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो उन्होंने एक हलचल सी मचा दी है, और ट्रंप कह रहा है कोई चीज अब इस चीज को रोक नहीं सकती। और जवाबी तौर के ऊपर कनाडा ने अब कहाएगा कि अच्छा, अगर तुम हम पे डाल रहे हो टैरिफ और ये ड्यूटीज डाल रहे हो, तो हम भी अब देखो तुम पे, तुम्हारे साथ क्या करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जिस सूबे के अंदर मैं हूं, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, ये इंपोर्ट करते हैं अमरीकी शराब। और ये तकरीबन सालाना $3.5 अरब की सिर्फ अमरीकी शराब इंपोर्ट करते हैं रेड स्टेट से। रेड स्टेट से मुराद के जो अमरीका के सेंटर के अंदर या साउथ के अंदर स्टेट्स होते हैं जो विस्की और ये सब चीजें बनाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम उसके ऊपर उसको रोक रहे हैं। शराब पीना एक अच्छी बात तो नहीं है, मगर इन मुल्कों के अंदर ये ट्रेड की बाइस भी है। अगर आप इमेजिन करें, एक सूबा $3.5 अरब की शराब ले रहा है अमेरिका से, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा उन ग्रोअर्स के ऊपर। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन अनफोल्डिंग फॉर अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के लिए। और लग नहीं रहा कि ट्रंप बैकआउट करने वाला है। लग रहा है कि ट्रंप जो है वो गट करने के लिए आया है पूरी सिचुएशन को, पूरी इकोनॉमीज को, सिवाय इजराइल के। हर चीज सही है सिवाय इजराइल के। अब वो बात कर रहा है कि मैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी लगाऊंगा सैंक्शन। अब ट्रंप क्या अपने दिमाग में ठान के आया है वो ट्रंप बेहतर जानता है, मगर आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।